अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम अगेन इन बाय फॉर यू। और आज का जो हमारा लेक्चर है वो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का जो फंक्शन है, किस तरह से ये प्रोसेस चलता है, इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से इसमें फ़्लो करते हैं और किस तरह से एटीपी प्रोड्यूस होती है। अब पिछला जो लेक्चर था उसमें मैंने आपको कंपोनेंट्स बताए थे, उन्हीं कंपोनेंट्स को दोबारा मैं डिस्कस करता रहूँगा और साथ में आपको बताता रहूँगा कि उसमें से इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से फ़्लो करते हैं। आप ये समझ लें कि इट्स अ फैक्ट्री, और इस फैक्ट्री के अंदर हमारे जो दो एनर्जी प्रोडक्ट्स थे, वन वाज द NADH2 एंड द सेकंड वाज द FADH2। हमें इस पे फोकस करना है और ये आपने याद भी रखना है। एक हमारा था NADH2 और दूसरा हमारा कौन सा है जी, FADH2। अब यहाँ होगा क्या कि ये हमारे एनर्जी प्रोडक्ट्स थे और इस फैक्ट्री के अंदर FADH2 आएगा और FADH2 आके उस फैक्ट्री में एक इनिशिएट करेगा एक जगह से, और इसकी प्रोसेसिंग होगी और इस पे से ATP निकलेंगे। और इसी तरह से FADH2 आके एंटर होगा, उसकी प्रोसेसिंग होगी और फाइनली उसमें से ATP बनेंगे। तो इस तरह से ये आके यहाँ पे यूज़ होंगे FADH2 और NADH2, जिसमें से एनर्जी रिलीज़ होगी फिर। और इनके जो फ़्लो से एनर्जी प्रोड्यूस होगी वो भी इनडायरेक्टली प्रोड्यूस होती है। किस तरह से होगी वो भी मैं डिस्कस करूँगा। अब सबसे पहले जो हमारा कंपोनेंट यहाँ पे 1 है, कम्प्लेक्स 1 आ जाता है, उसके अंदर क्या होगा, दिस इज़ द फर्स्ट कम्प्लेक्स। उसके अंदर FMN लगा हुआ है, FES, ये प्रोस्टैटिक ग्रुप्स हैं। इस बेसिकली एंजाइम कौन सा है, NADH जो डीहाइड्रोजनेज कम्प्लेक्स है 1, उसके ये कंपोनेंट्स हैं FMN और साथ में FES। अब होगा क्या, सबसे पहले NADH2 जो होगा वो आके एंटर होता है, चूँकि NADNA, दिस इज़ A, दिस इज़ DH2, दिस इज़ NADH2। चूँकि ये जो कंपोनेंट लगा हुआ ये कौन सा है, दिस इज़ NADH2 रिडक्टेज। इसका मतलब है NADH2 आके यहाँ एंटर होगा, और जब NADH2 यहाँ आके एंटर होगा तो NADH2 विल बी ऑक्सीडाइज्ड। NADH2 क्या होगा, ऑक्सीडाइज्ड। तो जब NADH यहाँ पे ऑक्सीडाइज होगा तो ऑक्सीडाइज होके इसमें से इलेक्ट्रॉन्स भी निकलेंगे और इसमें से हाइड्रोजन्स भी निकलेंगे। जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे इसमें से वो पिक कर लेगा कौन, FMN। और FMN जब इलेक्ट्रॉन्स को पिक करेगा तो क्या हो जाएगा, वो खुद रिड्यूस हो जाएगा आफ्टर पिकिंग अप द इलेक्ट्रॉन्स, और प्लस ये हाइड्रोजन्स भी पिक कर लेगा। और जो NADH2 था वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू NAD पॉजिटिव। ये दोबारा फिर कहाँ जाएगा, जहाँ से ये मूव करके आया था, या तो ये NADH के पास, या तो ये क्रैब्स साइकिल में जाएगा, ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट के पास चला जाएगा, वहाँ से फिर हाइड्रोजन पिक करेगा, फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में आके अपने हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ शेड कर देगा और इस प्रोसेस के अंदर वो चलना शुरू करेंगे। तो यहाँ NADH2 आया था, NADH2 को ऑक्सीडाइज़ करवाया था इस कम्प्लेक्स 1 ने, ख़ुद वो कम्प्लेक्स रिड्यूस हुआ था और 2 इलेक्ट्रॉन्स और प्लस साथ में क्या चीज़ निकली थी, उसमें से हाइड्रोजन ये पिक कर लिए थे किसने, FMN ने। अब FMN क्या करेगा, बाय पिकिंग अप द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द NADH2 और हाइड्रोजन्स दोनों इसने पिक कर लिए, वो इलेक्ट्रॉन्स आगे शिफ्ट कर देगा किसकी तरफ, FES की तरफ शिफ्ट कर देगा। यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से आ रहे होते हैं, ये डायरेक्टली 2 इलेक्ट्रॉन्स ही पिक करता है FMN, और फिर जब वो आगे पहुँचाता है FES की तरफ तो वो एक एक इलेक्ट्रॉन करके पहुँचाता है। एक इलेक्ट्रॉन पहले देगा FES को, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन देगा। तो हम इसे इस तरह से भी कह सकते हैं कि ये जो प्रोसेस आपका स्टेप है जिसमें FMN अपने इलेक्ट्रॉन्स FES को देता है, इसको हम कहते हैं इट्स अ 2-1 इलेक्ट्रॉन स्टेप। इसका मतलब क्या है जी, कि ये जो प्रोसेस है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स एक एक करके FMN से FES की तरफ जाते हैं, और ये जो प्रोसेस है इसको हम कहते हैं दिस इज़ द 1 स्टेप, और इसमें 1-2 इलेक्ट्रॉन स्टेप। 1-2 इलेक्ट्रॉन स्टेप का मतलब एक ही स्टेप में दोनों इलेक्ट्रॉन्स FMN के पास चले जाते हैं, लेकिन FMN से आगे जो इलेक्ट्रॉन्स जा रहे होते हैं वो FES के पास एक एक करके जा रहा होता है। मैं अभी NADH2 के हवाले से ही बात करूँगा, और इसी बात को आपने याद रखना है, और फिर हम उसको अप्लाई करेंगे किस पे, हम उस अप्लाई करेंगे उसको FADH2 के हवाले से। तो FADH2 सिंगल मॉलिक्यूल, जहाँ मैं लिख भी देता हूँ, एक NADH2 आया था, उसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकले थे, FMN ने इलेक्ट्रॉन पिक किए थे, खुद रिड्यूस हो गया था, NADH2 को उसने ऑक्सीडाइज़ किया था। तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, FMN विल बी ऑक्सीडाइज्ड बाय द FES। तो आप देख रहे हैं FMN ऑक्सीडाइज़ कर रहा है NADH2 को, FMN को ऑक्सीडाइज़ कर रहा है FES खुद रिड्यूस हो रहा है, तो FES इलेक्ट्रॉन पिक करके आगे भेज देता है
कोएंजाइम क्यू के पास, और जब कोएंजाइम क्यू के पास भेजता है ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को पिक करता है, और पिक करने के बाद ये इलेक्ट्रॉन्स किसे दे देता है, फिर ये इलेक्ट्रॉन आगे साइटोक्रोम कम्प्लेक्स को दे देता है। तो वो 2 इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से आ रहे थे वो साइटोक्रोम कम्प्लेक्स के पास चले जाते हैं, और साइटोक्रोम कम्प्लेक्स कोएंजाइम क्यू यहाँ इलेक्ट्रॉन देने के बाद फिर वापस चला जाता है यहाँ पे, और इलेक्ट्रॉन्स को पिक करके, और इस तरह से इसका साइकिल चलता रहता है। ये इलेक्ट्रॉन्स को पिक करता रहता है और आगे भेजता रहता है, इलेक्ट्रॉन्स को पिक करता रहता है और आगे भेजता रहता है। अब चूँकि उसमें से हाइड्रोजन्स भी निकल रहे थे NaDH2 के अंदर से, और साथ में जो था वो इलेक्ट्रॉन्स भी आगे की तरफ जाते जा रहे हैं। जो कम्प्लेक्स 1 है यहाँ पे मैंने शो भी किया हुआ है, ये कम्प्लेक्स 2 है, और ये कम्प्लेक्स 3 आ जाता है, जिसके अंदर 3 कम्प्लेक्सेस यहाँ पे हैं, जिनमें के जो आपको नज़र आते हैं यहाँ पे एक लाइन में, जिनको अभी मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो FMN ने क्या किया था, 2 चीज़ें पिक की थी, 2 इलेक्ट्रॉन्स भी और प्लस हाइड्रोजन भी। मैंने यहाँ एक और चीज़ शो की हुई है, वो भी आपने देखनी है यहाँ पे। ये मैंने इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस वाला एरिया शो किया हुआ है, और ये मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया है। तो इन इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी से, जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से मूव कर रहे हैं, उन इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी, ये इलेक्ट्रॉन्स हायर से लोअर की तरफ फ्लो कर रहे हैं। इस साइड पे अगर हम एनर्जी शो कर दें तो ये हायर एनर्जी है, और इस साइड पे आपकी ये मेम्ब्रेन है। तो ये एनर्जी हायर से किसकी तरफ जा रहे हैं, ये लोअर एनर्जी की तरफ मूव कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी की तरफ, और इस दौरान FMN क्या करता है, ये आपका जो कंपोनेंट कम्प्लेक्स 1 है वो क्या करता है, यहाँ से मैट्रिक्स से वो क्या करता है जी, प्रोटॉन्स जो कि हाइड्रोजन जिन्हें हम कहते हैं, उनको पंप कर देता है किसकी तरफ, इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस की तरफ। तो बेसिक जो पर्पस था इलेक्ट्रॉन्स के फ़्लो का वो ये था कि इलेक्ट्रॉन्स का फ़्लो जो हो वो इस कंपोनेंट को इस काबिल बना दे कि वो यहाँ से हाइड्रोजन्स को पिक करे, और जो हाइड्रोजन ऑलरेडी उसके पास उसने पिक किए थे उन हाइड्रोजन्स को क्या कर दे, वो यहाँ मैट्रिक्स से कहाँ भेज दे, इनटू द इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस। फिर ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करके आगे चले गए, इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम बी के पास आ गए। क्या हुआ, साइटोक्रोम ए पहले रिड्यूस हुआ था बाय टेकिंग द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम FeS। नाउ कोएंजाइम Q विल बी ऑक्सीडाइज्ड बाय द साइटोक्रोम बी, और साइटोक्रोम बी रिड्यूस हो जाएगा। साइटोक्रोम बी विल बी ऑक्सीडाइज्ड बाय द FeS बाय गिविंग इट 2 इलेक्ट्रॉन्स टू द FeS रिड्यूस हो जाएगा। FeS को फिर ऑक्सीडाइज करेगा साइटोक्रोम C1, खुद रिड्यूस हो जाएगा। ये फिर अपने इलेक्ट्रॉन्स भेज देगा साइटोक्रोम C की तरफ, और ये भी कोएंजाइम Q की तरह एक मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को मूव करवाएगा आगे की तरफ। यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को पिक करेगा और किसे दे देगा, साइटोक्रोम ए को दे देगा। तो इस साइटोक्रोम ए इसको ऑक्सीडाइज करवाएगा और इलेक्ट्रॉन इसके पास चले जाएंगे, ये खुद रिड्यूस हो जाएगा। इसको फिर ऑक्सीडाइज करवाएगा कौन, साइटोक्रोम A3, और ये इलेक्ट्रॉन्स फाइनली किसके पास पहुँच जाएंगे, साइटोक्रोम A3 के पास। ये रिड्यूस हो जाएगा, ये ऑक्सीडाइज होगा। तो आप देख रहे हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन चल रही है पूरे इस सीक्वेंस में। इस दौरान एक और इम्पॉर्टेंट फंक्शन होगा, और वो ये होगा कि ये जो कंपोनेंट 2 है हमारा, जब यहाँ से मूव करके इलेक्ट्रॉन्स आगे चल रहे होंगे तो कंपोनेंट 2 से भी क्या होगा, हाइड्रोजन मूव करके चले जाएंगे कहाँ पे, इनटू द इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस। सो जो 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारे लिए वो मूवमेंट ऑफ प्रोटॉन्स है, मूवमेंट ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम द मैट्रिक्स इनटू द इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस। और किस वजह से पॉसिबल हो रहा है ये, विद द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। चेन में इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, और जब चेन में वो मूव कर रहे हैं तो मूवमेंट के दौरान क्या हो रहा है कि हाइड्रोजन्स को पंप कर रहे हैं वो बाहर की तरफ इनटू द इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस। और फाइनली क्या होगा, जब ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से पास करेंगे तो भी जो हाइड्रोजन्स होंगे वो पंप करके चले जाएंगे इनटू द इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस। तो आप देख रहे हैं NaDH2 जब एंटर हो रहा है इसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर, तो वो अपने इलेक्ट्रॉन्स जो मूव करवाता है इस पूरी चेन के अंदर से, और इस पूरी चेन में से जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं तो मूवमेंट के दौरान क्या हो रहा है, हाइड्रोजन्स की पंपिंग हो रही है, हाइड्रोजन की पंपिंग। तो पंपिंग का मतलब है ये एनर्जी यूज़ करके हो रहा है। तो ये कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, ये लो कंसंट्रेशन से हाई की तरफ जा रहे हैं। किसकी तरफ जा रहे हैं, लो से हाई की तरफ, तभी उसे पंपिंग कहते हैं। पंपिंग में एनर्जी यूज़ होती है। एनर्जी कहाँ से आती है, इलेक्ट्रॉन के फ्लो से मिलती है। तो हाइड्रोजन जब मूव करके जाते हैं इनटू द इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस तो हाई कंसंट्रेशन की तरफ जा रहे हैं, तो यहाँ उनकी कंसंट्रेशन हाई है और जहाँ से जा रहे हैं उनकी कंसंट्रेशन लो है, तो इसलिए एनर्जी चाहिए होती है इन्हें। अब एक चीज़ और हमने यहाँ पे याद रखनी है, और वो ये कि जो कंपोनेंट हमारा 1 है, कंपोनेंट 2 है, इनमें से जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं आगे की तरफ, और जब वो इलेक्ट्रॉन्स आगे की तरफ मूव करके जा रहे होते हैं तो उनकी मूवमेंट से यहाँ जो
इलेक्ट्रॉन जो हाइड्रोजन बाहर जाएंगे वो 4 हाइड्रोजन्स यहाँ से बाहर जाएंगे, यहाँ से जाएंगे 4 हाइड्रोजन्स बाहर, और यहाँ से कितने हाइड्रोजन्स बाहर जाएंगे जी 2 हाइड्रोजन्स बाहर जाएंगे। तो एज अ होल कितने हाइड्रोजन्स पंप हो गए? 10 हाइड्रोजन्स आर पम्प्ड बाय द मूवमेंट ऑफ NaDH2। सिंगल NaDH2 जब मूव करेगा तो उसकी मूवमेंट से कितने हाइड्रोजन्स पंप हो गए? 10 हाइड्रोजन्स पंप हो गए। यहाँ तक बात हमें समझ आ गई कि जो हाइड्रोजन असल में जो NaDH था वो क्यों ज़रूरी था। अब इसी का एक और लेक्चर, उसमें मैं आपको अलहदा से बताऊंगा FADH2 की मूवमेंट, जिसमें FADH2 जब आएगा तो उसमें से कितने इलेक्ट्रॉन्स शिफ्ट होंगे आगे, और फिर इन्हीं जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनकी आगे फेट क्या है, ये इलेक्ट्रॉन्स फिर इनके साथ क्या होगा, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं।